नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 72 एपिसोड में आपका स्वागत है। बीते एक हफ्ते में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। इनमें लड़ाकू विमान, राफेल, राम मंदिर भूमि पूजन, अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने की वर्षगांठ जैसी खबरें प्रमुख हैं। मीडिया हमें बता रहा है कि राफेल के वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से कैसे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में दुम दबाकर भागते नजर आएंगे। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी पल पल की खबरों से हमें अवगत कराया जा रहा है। 1 लाख करोड़ का चंदा जुटाने के लक्ष्य से लेकर भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर की नींव में चांदी की ईंट रखने तक सूचना देने का सिलसिला जारी है। मीडिया हमें यह भी बता रहा है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने की पहली वर्षगांठ पर सरकार क्या क्या करेगी। मगर खबरों और सूचनाओं की आपाधापी में एक बड़ी खबर दबा ली गई। समाचार के किसी भी माध्यम ने देश के सबसे बड़े वर्ग पर असर डालने वाली इस खबर को एक तरह से ली लिया। यह खबर ना तो किसी टीवी मीडिया में प्रमुखता से दिखाई गई और ना ही किसी समाचार पत्र ने इसे प्रमुखता से अपने यहां जगह दी। यह खबर है कोरोना संक्रमण काल के दौरान लोगों द्वारा बड़ी संख्या में भविष्य निधि पीएफ से निकासी की। अप्रैल से लेकर अब तक करीब 1 करोड़ लोग पीएफ में जमा रकम निकालने पर मजबूर हुए हैं। सिर्फ अप्रैल, मई और जून महीने में पीएफ से 30,000 करोड़ रुपए निकाले गए। खास तौर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पीएफ से रकम निकालने का सिलसिला बंद होने के बदले और बढ़ गया। अकेले जून महीने में प्रतिदिन लोगों ने पीएफ में जमा अपनी धनराशि निकाल ली। इसके बाद भी यह सिलसिला कम होने के बदले बढ़ ही रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि अनलॉक की शुरुआत के बाद लॉकडाउन के दौरान पैदा हुई बेरोजगारी की स्थिति से राहत मिल रही है। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री और सरकार के प्रमुख वक्तव्यों को याद कीजिए। सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा हुई। प्रतिमाह 15,000 रुपए वेतन पाने वालों के पीएफ का अंशदान देने की भी घोषणा सरकार ने की। 80 करोड़ लोगों को नवंबर महीने तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा हुई। जून महीने में अनलॉक का सिलसिला शुरू करने के बाद सरकार ने दावा किया कि अब उत्पादन शुरू होगा और रोजगार का संकट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मगर रिपोर्ट बताती है कि बीते करीब 3.5 महीने में जिन 1 करोड़ लोगों ने पीएफ में जमा धनराशि निकाली, उनमें से 75% वही लोग हैं सरकार ने जिनकी हालत में सुधार आने का दावा किया था। मतलब 75% उन लोगों ने पीएफ की राशि निकाली जिनका वेतन 15,000 रुपए से कम था। पीएफ से रकम निकालने के लिए प्रतिदिन आने वाले 1 लाख आवेदनों में भी ऐसे ही लोगों की हिस्सेदारी 80% है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पीएफ में जमा रकम निकालने वालों में 50,000 से अधिक वेतन पाने वाले लोगों की भागीदारी महज 2% है। जाहिर तौर पर निम्न मध्यम वर्ग या कम आय वर्ग के लोग पीएफ में जमा धनराशि उस परिस्थिति में निकालते हैं जब उनके पास जीवन यापन के लिए कोई विकल्प ना बचा हो। इस वर्ग को पता है कि पीएफ में जमा रकम ही बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी। शादी, ब्याह, अपना मकान लेने का सपना भी ये वर्ग इसी जमा धनराशि के मुगालते में ही देखता है। इसलिए इस वर्ग के लिए पीएफ में जमा धनराशि को इनकी जीवन रेखा कहा जाता है। हालांकि यह सवाल दूसरा है जिसे मीडिया उठाने से परहेज बरत रही है। कम आय वाले 1 करोड़ लोगों की पीएफ में जमा धनराशि की निकासी क्या कहती है? सबसे पहले तो यही कि लॉकडाउन के बाद कई चरणों में अपनाई गई अनलॉक की प्रक्रिया के बावजूद बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों ही बुरी तरह से ठप है। बाजार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह उत्पादन शुरू कर सके। जाहिर तौर पर जब उत्पादन शुरू नहीं होगा तो रोजगार कहां से आएगा?
दूसरा अहम सवाल सरकार की राहत घोषणाओं का है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार की हालात संभालने के लिए की गई राहत की घोषणाएं और योजना जमीन पर उतर ही नहीं पाई। सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के लिए तय प्रक्रिया ही ऐसी थी कि इसका असर जमीन पर नहीं दिखना था। दरअसल यह राहत पैकेज नहीं बल्कि लोन मेला था। सरकार ने सीधा राहत देने के बदले ऋण के माध्यम से हालात संभालने की रणनीति बनाई, जो बुरी तरह से फेल हो गई। इस राहत पैकेज पर उस समय भी सवाल उठे थे। तब भी विशेषज्ञों ने कहा था कि पैसा डूबने के भय से बैंक उद्योग को ऋण नहीं देंगे। दूसरी तरफ बाजार की अस्थिरता के कारण कोई उद्योग ऋण लेने का साहस नहीं जुटा पाएगा। आखिर में यही हुआ। बाजार और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता कायम रखने के कारण उद्योगों ने हालात संभालने के लिए साहस दिखाने के बदले देखो और इंतजार करो की रणनीति अपनाई। जाहिर तौर पर इस कारण सरकार की घोषणाएं और योजनाएं अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर नहीं डाल पाई। सवाल है कि आगे क्या होगा। भले ही मीडिया ने अब कोरोना से जुड़ी खबरों को अहमियत देना बंद कर दिया, सरकारों ने सूचना देने में पहले से अधिक कंजूसी बरतने की रणनीति बनाई हो, मगर यह महामारी देश में विकराल रूप धारण कर रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। अब तक 35,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य सरकारें भले ही स्थिति के नियंत्रण में होने का दावा कर रही हैं, मगर अस्पतालों में बेड और चिकित्सा सुविधा की कमी इनके दावों की पोल खोल रही है। उस पर विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि नवंबर और फरवरी महीने में देश में कोरोना का तीसरा विस्फोट हो सकता है। इस महामारी के गांव में दस्तक देने से इसके खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। जाहिर तौर पर फिलहाल मुश्किलों का अंत नहीं दिख रहा। मुश्किलों का अंत करने के लिए सरकार की ओर से दिखने वाली गंभीरता भी अब गायब है। मगर सवाल यह है कि मीडिया की चुप्पी और सरकारों के ध्यान बटाने के सियासी खेल से हम इस चुनौती से पार पा सकेंगे? जरा सोचिए, अगर अर्थव्यवस्था की हालत अगले 3-4 महीने ऐसी ही बनी रही, तब स्थिति से पार पाना कितना मुश्किल होगा। ऐसे समय में उस मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ गई है जिसने इस पूरे मामले में रहस्यमय चुप्पी ओढ़ रखी है। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर, राफेल और सियासी नूरा कुश्ती की जानकारी देने से मीडिया दूर रहे। इस तरह की सूचना पाठकों और दर्शकों को उपलब्ध कराना मीडिया का पेशा है, मगर सूचना महज इन्हीं विषयों तक सीमित रह जाए, यह मीडिया की विफलता है। नमस्कार।